हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन का सिचुएशन है इंडिया में, तो ये कितना ग्रीम है, कितना ज़्यादा है, इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और इसके रेमेडीज़ क्या क्या है। तो सिचुएशन के साथ साथ हम लोग आज देखेंगे कि मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन के सिचुएशन को इंडिया में कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ उपलब्ध है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सिचुएशन जो है ये असर्टेन करती है सीपीसीबी, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इंडिया की, और इनका एनुअल जो रिपोर्ट है एस्टिमेट्स का, उसमें यहाँ पर ये चीज बताया गया है कि 2018-19 में यहाँ पर 33,60,043 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ। यानी कि इंडिया में पर डे 9,200 टन का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। और ये काउंट भी होना चालू हुआ है कब से? 2016 से, जब प्लास्टिक गार्बेज के लिए यहाँ पर रूल्स फॉर्मुलेट हुए थे और पब्लिश हुए थे सीपीसीबी की तरफ से, उसके बाद से। और यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है 5 से 6% जो भी इंडिया में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसमें। इंडिया में पर डे लगभग यहाँ पर 55 से 65 मिलियन टन्स का, कितना ज्यादा है आप देखिए कि इतना मिलियन टन्स का जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जनरेट होता है। और यहाँ पे इस सिचुएशन के कारण इसका जो 5 से 6% हम लोग देख रहे हैं, यही बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट में। और यहाँ पे इसमें से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक जो भी यूज करते हैं वो सीधा उसे थ्रो ऑफ कर देते हैं कहीं पे भी, और उन्हें लगता है कि जो गार्बेज पिकर्स हैं, जो रैग पिकर्स हैं, वो लोग उसे उठा कर ले जाएंगे और ये रिसाइकल हो जाएगा। ये एटीट्यूड है लोगों का। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे प्लास्टिक गार्बेजेस हैं वो एंड अप हो जाते हैं या तो सीवर सिस्टम में या फिर कहीं नदी नाले में। इन सब चीज़ों के कारण वो प्रॉपरली जो डिस्पोजल होता है जहाँ से कि उसे रिसाइकल किया जा सकता है, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाता है। और जो कलेक्ट भी होता है उसमें से सिर्फ 9% जो है अमाउंट सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक का वो रिसाइकल हो पाता है। उसके बाद यहाँ पर लगभग 12% तो ऐसा प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट है जो कि जला दिया जाता है। लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि अपने आसपास के कचरे के ढेर को एक जगह जमा करवाएंगे और उसके बाद उसे आग लगा देंगे। और ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं और गैसेज हैं जो कि जलाने के बाद गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग का और एयर पोल्यूशन का भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। प्लस यहाँ पर देखेंगे कि जो बचा हुआ 79% है सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक का, वो एंड अप हो जाता है लैंडफिल में। म्युनिसिपल एरियाज में आप बहुत सारे जगहों पर देखेंगे कि क्या होता है, जो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसे कलेक्ट करके एक जगह पे लाया जाता है और एक आइडेंटिफाइड लोकेशन रहता है वहाँ पर, जहाँ पे ले जाके ये सारे सॉलिड वेस्ट को डंप करके एज अ लैंडफिल यूज किया जाता है। आमतौर पे आप देखेंगे हर एक शहर के बाहर, मतलब उसकी म्युनिसिपल एरिया एंटर करने से ठीक थोड़ा पहले आप लोगों को एक मतलब बड़ा सा पहाड़ नजर आएगा सॉलिड वेस्ट का। और यहाँ पर ये सिंपली ले जाकर डंप करके लैंडफिल कर दिया जाता है। ना तो उसमें कोई सेग्रीगेशन होता है, ना तो वहाँ पर कोई रिसाइकलिंग का कोई सिस्टम होता है, कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि गर्मियों के मौसम में आमतौर पर वहाँ पर खुद ब खुद आग लग जाती है। तो इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पर सॉलिड वेस्ट में जो प्लास्टिक है उसका बहुत बड़ा योगदान है पॉल्यूशन क्रिएट करने में, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो। और इन सब चीज़ों से अलग
एक सबसे बड़ी दिक्कत है मरीन सॉलिड वेस्ट जो प्लास्टिक है उसके पॉल्यूशन का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इम्पैक्ट क्या होता है मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन का, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है यहाँ पे वो होता है ब्लू इकोनॉमी को। ब्लू इकोनॉमी किसे कहते हैं? जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं मरीन रिसोर्सेज पे, चाहे वो यहाँ पर शिपिंग का हो गया, चाहे वो फिशिंग या एक्वाकल्चर का हो गया, या मरीटाइम टूरिज्म का हो गया, ये तो मेजर फोकस पॉइंट्स है। इसके बाद भी और बहुत सारे ब्लू जो एक्टिविटीज हैं ब्लू इकोनॉमी में इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के एक्सट्रैक्शन का हो गया, चाहे फिर वो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का हो गया, तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है ब्लू इकोनॉमी में। और यहाँ पर जो स्टडी की गई है एशियान के तरफ से, तो यहाँ पर रेफरेंस लिया जा रहा है एशियान का, क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई ऐसी स्टडी कंडक्ट ही नहीं की गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये एशियान का जो 10 मेंबर्स नेशन का जो ग्रुप है इसकी स्टडी का रेफरेंस लिया जा रहा है। और इन्होंने स्टडी में सिर्फ इन्हीं 3 एक्टिविटीज को इंक्लूड किया था, ये मेजर एक्टिविटीज को, और उसके बाद इन्होंने ये चीज एस्टिमेट की है 2020 में। तो मार्च 2020 में ये स्टडी की गई थी, और इसमें इन्होंने कहा है कि इस मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन से एशियान रीजन में सिर्फ 2.1 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, और इसमें सिर्फ 3 एक्टिविटीज ही इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट, हेल्थ हजार्ड और बाकी चीज़ों को अगर इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर ये नुकसान और ज़्यादा एग्जेजरेट होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें मेनली शिपिंग में ये लोग कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक नेट्स डिस्कार्डेड रहते हैं, जो फिशिंग गियर्स रहते हैं, इन सब चीज़ों से जो शिपिंग इंडस्ट्री को नुकसान होता है, उनके इंजन्स में, उनके प्रोपेलर्स में ये सारी चीज़ें फंस जाती हैं, जिसके कारण कि उन्हें मैकेनिकल डैमेजेस झेलने पड़ते हैं। उसके बाद उसके रिस्टोरेशन का कॉस्ट है, क्लीनिंग का कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका नुकसान है। फिशिंग में क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन के कारण जो फिश हैं उस रीजन से वहाँ से हट जा रहे हैं या उनके डेथ रेट बढ़ जा रहे हैं। एक्वाकल्चर में सेम सिचुएशन हो रहा है। मरीन टूरिज्म में मेनली क्या हो रहा है कि जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर आकर टाइडल फ्लो के कारण जो मरीन प्लास्टिक्स रहते हैं वो कोस्टल एरियाज में आकर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर टूरिज्म का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे ये कोस्टल एरियाज 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पहला तो है फिशिंग और एक्वाकल्चर का, और दूसरा है मरीन टूरिज्म का। और इसीलिए जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनके लाइवलीहुड पे इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और एशियन नेशंस में जानते हैं कि कोस्ट लाइन बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारे नेशंस यहाँ पर जो हैं वो आइलैंड नेशंस हैं, तो इसके कारण इन्होंने ये स्टडी की, और इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया का भी कोस्ट लाइन कुछ कम नहीं है। 7517 किलोमीटर का यहाँ पर कोस्ट लाइन है इंडिया का भी, और यहाँ पर भी टूरिज्म को और बाकी की चीज़ों में फिशिंग इंडस्ट्री भी इंडिया की बहुत डेवलप्ड है। तो इन सब चीज़ों में अगर इंडिया भी मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पे ध्यान नहीं देता है तो वैसे केस में यहाँ पर इंडिया को भी इससे बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ये एस्टिमेट्स इनका कहना है कि ये बढ़ता ही जाएगा 2030 तक। इनका कहना है कि ये बढ़ेगा क्योंकि जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है 2030 तक ये बढ़कर लगभग ट्रिपल हो जाएगा, और ऐसे केस में यहाँ पे इन लोगों को इससे जो एस्टिमेटेड लॉसेस हैं ये और बढ़ने के, ओवरशूट करने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कहना है कि हमें इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर देखिए जो सजेस्टेड मेजर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पर सजेस्ट की गई है कि डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कहना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, ताकि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इसे रिप्लेस कर सके नॉन प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव से, ताकि ऑल टुगेदर जितना हद तक हम लोग प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं वो कम किया जा सके।
क्योंकि जब प्लास्टिक बनेगा ही नहीं तो वेस्ट जनरेट होगा कहाँ से। दूसरी चीज यहाँ पर है रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक मटेरियल हैं जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, उसे रिसाइकल नहीं किया जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक्स को इनका कहना है कि रिप्लेस करके ऐसे डिज़ाइन तैयार किया जाए, अगर प्लास्टिक मटेरियल ही यूज़ होना है तो, जिसे हम रिसाइकल कर सकें, जिसे बाद में फिर से यूज़ किया जा सके, ना कि उसे ऑल टुगेदर डिस्कार्ड कर दिया जाए। फिर यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की भी बात हो रही है। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में कुछ चीज़ें आई भी थी कि कुछ लोगों ने प्लास्टिक ऐसे बनाए हैं, डेवलप किए हैं डिज़ाइंस ऐसे जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं और वो बायोलॉजिकल मटेरियल से ही बनाए गए हैं, जैसे दूध के जो केसिन निकलता है दूध में उससे, या फिर और दूसरी चीज़ों से ये लोग इसे डेवलप कर रहे हैं। तो इसको प्रमोट करने की और इसके डिज़ाइन को और बेहतर बनाने की और डेवलप करने की बातें चल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव हम लोग ऐसा यूज़ करें जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव पे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज़ करें जो कि यहाँ पर दोबारा यूज़ हो सके, या तो वॉश करके या रिडिज़ाइन करके या रिसाइकल करके। तो ये सारी बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड पॉइंट इनका कहना है प्राइसिंग। तो यहाँ पे देखा गया है मेनली जो प्लास्टिक बनती है वो ऑयल से बनती है, और यहाँ पर ऑयल जो है चीप इनपुट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लास्टिक का, इन कंपैरिजन विथ दो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं पैकेजिंग में या अदर चीज़ों में जो यूज़ होते हैं। तो इनका ये कहना है कि हमें यहाँ पर प्राइसिंग को ऐसा करना चाहिए कि जिससे जो एडवर्स इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो, इसके प्राइस में उसको कंसीडर किया जा सके। एडवर्स इम्पैक्ट जो है उसका भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पर दिखना चाहिए जो प्लास्टिक के प्राइसेस हैं उससे, उसके कारण यहाँ पर ये कंजम्पशन कम हो सकता है जब वहाँ पर वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। प्लास्टिक अगर कॉम्पीट नहीं कर पाएगा अदर प्रोडक्ट से, उसके लेवल में भी आ जाएगा, तो लोग फिर ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे कि हाँ हमें इन्वायरमेंट के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रमोट अल्टरनेटिव मटेरियल्स और रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो अल्टरनेटिव मटेरियल्स में इनका मेनली कहना है कि जैसे पेपर बैग्स हो गए या फिर और दूसरी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम लोग चाय ही पीने जाते थे पहले तो हमेशा हमें देखने को मिलता था कि प्लास्टिक के कप्स मिलते थे, धीरे धीरे अब वो रिप्लेस होकर पेपर कप्स में आ गया है, और बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि वो कुल्हड़ में भी मिलता है। तो ऐसे टेक्निक्स को यहाँ पर लाने की बात हो रही है कि जिसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव मटेरियल को प्रमोट करें, और बेहतर ये होगा कि जैसे जो वॉश करके दोबारा कप यूज़ किए जा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जो रीयूज़ हो या रिसाइकल प्लास्टिक का यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन में भी इनपुट देना, वहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये मेज़र किया जा सके और मॉनिटर किया जा सके कि जो प्लास्टिक गार्बेज सिटीज़ में जनरेट हो रहे हैं वो कितना हो रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को यहाँ पर असर्टेन किया जाएगा। तो उसके बाद ये चीज़ पता चल पाएगी कि किस रीजन में कितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, किस तरह का प्लास्टिक जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से इनिशिएटिव लेने में ये चीज़ ईजी रहेगी कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पर एक इनिशिएटिव थी क्लोजिंग द लूप प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन की, जो एशियान के लिए है, और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे सजेशंस दिए थे इसी चीज़ में कि कैसे उसे मॉनिटर करना है, कैसे उसके टेक्निक्स है, कैसे उसे डेटा जनरेट करना है, कैसे उस डेटा को एनालाइज करके कहाँ पे बिहेवियरल चेंजेस चाहिए, कहाँ पर रिसाइकलिंग प्लास्टिक यूज़ हो सकता है, कहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स यूज हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये इनिशिएटिव को हम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि एशियन रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में यहाँ पर प्लास्टिक के वेस्ट जनरेशन की क्वांटम जो है, क्वांटिटी जो है, धीरे धीरे कम हुई है। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट है
कि प्रमोटिंग अ प्लास्टिक फ्री वर्क प्लेस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में ही यहाँ पर प्लास्टिक के जनरेशन को रोक देगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कैटरिंग ऑपरेशंस, यानी कि जो भी पैकेज फूड मिलते हैं या शादी ब्याह में जो डिस्पोजेबल्स यूज होते हैं, वो ऑल टुगेदर 99% प्लास्टिक्स ही होते हैं। या फिर आप ऐसे आज के डेट में आमतौर पर देखेंगे, अगर आप जूस को पार्सल करवाते हैं तो वो प्लास्टिक में बांध कर दे देगा, चाय पार्सल करवाते हैं वो प्लास्टिक में बांध कर मिल जाएगा, खाने की जो पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक मटेरियल में होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि ये जो कैटरिंग ऑपरेशंस हैं, इनके जो ऑपरेटर्स हैं, ये जो लोग हैं, इन्हें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि एज मिनिमम एज प्लास्टिक मटेरियल का कैटरिंग में यूज किया जाए। बेहतर होगा कि रीयूजेबल मटेरियल यूज किया जाए या फिर रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज किया जाए, और उसका कलेक्शन भी इनको ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड थिंग यहाँ पर क्या है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो गया, जैसे पेपर हो गए, कुल्हड़ हो गए, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर बिहेवियरल चेंजेस आए लोगों में और लोग भी इस चीज को यूज करने से कतराएं। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब तक उसे एक्सेप्ट करते रहेंगे तब तक कैटरिंग वाले उसी चीज को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप में बिहेवियरल चेंजेस आ जाता है कि हमें यहाँ पर ये प्लास्टिक को प्रमोट करना ही नहीं है, तो जो यूज कर रहे हैं ये लोग, वो भी यहाँ पर उसे रिप्लेस करने पे ध्यान देंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो पैकेजिंग मटेरियल जो कॉस्ट है प्लास्टिक का, वो बाकी के मटेरियल से बहुत कम है, और इसीलिए जो भी कैटरिंग ऑपरेशंस वाले हैं, जो भी बिजनेस पर्सन्स हैं, वो प्रॉफिट मोटिव पे चलते हैं। अब इनका प्रॉफिट ही इनका मेन मोटिव है, तो ये लिस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे आपको कैटर करना चाहेंगे। और यहाँ पर जैसे ही लोगों में बिहेवियरल चेंजेस आएगा तो इनका भले ही कॉस्ट थोड़ा बढ़ भी जाए, लेकिन ये प्लास्टिक मटेरियल को रिप्लेस करने पे ध्यान देंगे। तो ये बिहेवियरल चेंजेस यहाँ पर लाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर है प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी कंपनी हो गई, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो अगर प्लास्टिक जनरेट कर रही है तो यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड कर दी जाए कि इसका कलेक्शन भी आप ही को करना है और इसका रिसाइकलिंग भी, इस चीज का भी ध्यान आप ही को देना है। और यहाँ पर थोड़ा इंसेंटिव का भी सिस्टम लाया जा सकता है कि जो भी यूजर्स हैं, जो भी आम जनता है, वो प्लास्टिक अगर यूज करते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल या अदर गुड्स जो भी है, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के जो कलेक्शन सेंटर्स रहेंगे, वहां पर आपको डिपॉजिट करने के बाद कुछ इंसेंटिव मिले। तो ये सिस्टम जैसे ही आ जाएगा, आज पहले क्या था कि लेड एसिटेट बैटरी जो यूज होती थी आमतौर पर, उसमें उतना इंसेंटिव नहीं था, तो लोग ऑल टुगेदर उसे डिस्कार्ड कर देते थे। धीरे धीरे उसमें क्या हुआ कि जब आप लेड एसिटेट बैटरी नया खरीदने जाते हैं तो पुराना आप डिपॉजिट करते हैं, तो आपको नए प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल जाता है। सेम चीज धीरे धीरे यहाँ पर आ गई है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में, और यही चीज अगर प्लास्टिक में भी ला दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिसाइकलिंग रेट 9% का है अभी प्लास्टिक का, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है रिसाइकलिंग में प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होने का, प्रॉपर कलेक्शन नहीं होने का। इसके कारण रिसाइकलिंग जो है डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन इस चीज को यहाँ पर सिंपल एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा इंसेंटिवाइज करके इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है और ये आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट पे फोकस करना होगा प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं, तो उसके रिसाइकलिंग का मेथड वो पहले से डेवलप करके रखें। कलेक्शन सेंटर्स थ्रू इंसेंटिव्स इनके वर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्युनिसिपल
ऑथोरिटीज और कम्युनिटीज का भी एक्शन जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी जो डैमेज हो चुका है, जो एरियाज पॉल्यूट हो चुके हैं, उसे जो म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्लस यहाँ पर आम जनता है, जो कम्युनिटीज है, पब्लिक है, वो यहाँ पर बीच और रिवर्स को क्लीन अप करने का ध्यान दे। सबसे पहली चीज है कि बिहेवियरल चेंजेस ये लाएं कि हम गंदगी फैलाएंगे ही नहीं। और बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारे ऐसे फिलेंथ्रोपिस्ट या जो लोग हैं आम जनता में भी जो अवेयर पीपल हैं, वो सारे लोग इस चीज पे लगे हुए भी हैं। बहुत सारे बीचेस को, रिवर्स को और बहुत सारी जगहों को ये सब क्लीन अप करते चलते हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब तक यहाँ पर जनता को ये पता नहीं चलेगा कि इस चीज से, प्लास्टिक पोल्यूशन से हमें क्या नुकसान है, क्या हेल्थ हजार्ड है, क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, कैसे वहाँ पर पानी दूषित होता है, कैसे वहाँ पर सॉइल पोल्यूशन होता है जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का लेवल कम हो जाता है, खेती में दिक्कतें आती हैं, तो इन सब चीज़ों को, या फिर आप देखते होंगे कि बहुत सारे जानवर जो हैं, गाय भैंस जो भी हैं, वो प्लास्टिक को खा जाते हैं खाना समझकर, और उसके बाद धीरे धीरे उनको हेल्थ हजार्ड होता है और वो मारे भी जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस पब्लिक में अगर पहुंचेगी, इस चीज के लिए कैंपेन्स चलाया जाए, तो भी लोग जागरूक होंगे और यहाँ पर उनका बिहेवियर में चेंज आएगा कि हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स का बैन है, बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे स्टेट्स में ऑल टुगेदर बैन लगाया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा यह जाता है कि चोरी छिपे प्लास्टिक का यूज हो ही रहा है। यहाँ पर कभी वेजिटेबल शॉप पर आपको मिल जाएगा, कभी राशन की दुकान पे मिल जाएगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इसमें अभी तक जो फाइन है या जो इंस्पेक्शन लेवल है वो उतना एडिक्वेट नहीं है। तो जो लेवीज है, जो फाइन्स हैं, जो भी जुर्माना है, वो बढ़िया से उसमें इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। रूल्स तो बन गए, प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ये अगर इंश्योर किया जाए तो भी प्लास्टिक का जो पोल्यूशन का लेवल है वो कम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर है मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, यानी कि यहाँ पर सीधी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। यानी कि अकेले अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, अकेले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अकेले अगर सीपीसीबी चाहे, या अकेले किसी रीजन में, किसी एरिया में अगर कोई म्यूनसिपैलिटी चाहे कि हम प्लास्टिक वेस्ट के, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसका सिचुएशन सॉल्व कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो भी गवर्नमेंट है यहाँ पे, उन्हें कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हो गई, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया। तो ये सारे मिनिस्ट्रीज को एक कलेक्टिव अप्रोच निकालना पड़ेगा। और ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल से लेके नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत लेवल और ग्राम सभा लेवल तक यहाँ पर एक स्ट्रीम लाइन होकर यहाँ पर कलेक्टिवली अप्रोच अगर लिया जाए, कलेक्टिव एफर्ट लगाया जाए, तो ये सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है कि डेवलप करनी होगी ऐसी पॉलिसीज जो कि इजी टू इम्प्लीमेंट हो, और उसके बाद यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर से करना है। प्रॉपर यहाँ पर ध्यान देना है कि हर एक जो उसके टिटबिट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के, वो इन लेटर एंड स्पिरिट वहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, तरीके से फॉलो हो रहे हैं। और इस चीज़ पे ओवरसाइट भी रखना पड़ेगा, प्रॉपर इंस्पेक्शंस करनी पड़ेगी कि ये सारे पॉलिसीज को जो भी रीजन है, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी यूजर्स हैं, वो बढ़िया से फॉलो कर रहे हैं, अडेयर कर रहे हैं इस पॉलिसी इनिशिएटिव्स पे। और यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है, जैसा कि हमने कहा कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, फिल्म्स हैं, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे लोग अगर कलेक्टिवली यहाँ पर एफर्ट लेते हैं तो इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। देखिए, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है कि वो जलाने के बाद भी आपकी नज़रों के सामने से तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में उसके डिफरेंट हजार्ड्स बरकरार रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आम जनता को ये चीज़ समझनी पड़ेगी
कि इस प्लास्टिक के यूज से जितने बेनिफिट्स नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पर हार्म्स हैं, उतने ज़्यादा नुकसान से। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे नदी नाले ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से चोक हो चुके हैं। यह सीवर सिस्टम होता है जो भी म्युनिसिपल एरियाज का, बहुत सारे हर साल बरसात आने से पहले उसकी अच्छे से सफाई की जाती है और उस समय देखा जाता है कि बहुत सारा प्लास्टिक वहां से निकल कर आता है। तो ये आखिर आता कहाँ से? ये हमारे और आपके इस्तेमाल करने से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आम जनता में लोगों को देखा जाएगा कि अगर कोई धनिया और पुदीना भी लेने जा रहा है तो सब्जी वाले से कहेगा भैया प्लास्टिक में दे दो। और ये एटीट्यूड चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इजी टू गो जो भी चीजें होती है, जो चीजें आसान करती हैं आपके इंस्टेंट एफर्ट को, तुरंत की चीजों को, वो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपको नुकसान ही करेंगी। और इसीलिए यहाँ पर ये चीज जरूरत है कि आप उस समय थोड़ी सी जहमत उठा ले कि हाँ भाई हम घर से झोला या कोई बैग लेकर जाएं और वहां पर उसी में हम लोग अपनी जो भी सब्जी है, जो भी राशन का मटेरियल है, जो चीजें हैं लेकर आ जाएं। लॉन्ग टर्म में डाउन द लाइन आपको 20 साल बाद पता चलेगा कि आपने एक इस सिंपल एफर्ट से कितना ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन को रोका है, कितना ज्यादा उसे कंट्रोल किया है। और ये अगर हर एक आदमी समझ ले तो ये जो 9,200 टन का पर डे का जो यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है ये ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। क्योंकि अगर दिन भर में कोई आदमी 4 बार अगर मार्केट की तरफ निकलता है तो वो 4 प्लास्टिक एटलीस्ट लेके आ जाएगा, कुछ ना कुछ लेकर। तो ये सिचुएशन कंट्रोल करना, यहाँ पर ये बिहेवियरल चेंजेस लाना सबसे पहले जो है ग्रासरूट लेवल से ही चेंजेस चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट तो पॉलिसी तब बनाती है जब उनके सामने कोई सिचुएशन बहुत बड़ा बन जाता है। आप एक पर्सन है, एक प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो आपको लग रहा है हम तो एक ही यूज कर रहे हैं। कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो आपकी 135 करोड़ की आबादी है इंडिया की, और उसमें कितना वेस्ट जनरेट होता है, इसीलिए तो ये अमाउंट इतना बड़ा है। तो इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है आम जनता को भी और गवर्नमेंट को भी। क्योंकि सबसे बड़ा चीज जैसे हमने कहा कि यहाँ पे जो अवेयरनेस का, पब्लिक अवेयरनेस का कैंपेन चलाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा फायदेमंद यही चीज होने वाली है। पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी की चीजें तो बाद में। ये ऑल टुगेदर जहां से इनिशिएशन है, जहां से प्लास्टिक पोल्यूशन की शुरुआत है, वहीं पर ये रोकथाम कर देगा। और देखते हैं अब इसमें गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।